हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, प्रश्नावली 5.1। चलिए देखिए, आप लोग को बता रहे थे ज्यामिति के बारे में। प्रश्नावली 5.1 में हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 2 तक। चलिए देखिए, अति लघु का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अति लघु क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़े हैं। आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 3 देखते हैं। नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। चलिए देखा जाए, पहला दिया गया है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर। पहली अभिधारणा दी गई है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है, एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है कि एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। चलिए देखिए, दो बिंदु, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, मान लीजिए एक बिंदु यहां पे है, एक बिंदु यहां पे है, ये ए है, ये बी है। चलिए ठीक है, एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। चलिए देखिए, ए और बी के बीच में कहीं पे एक बिंदु है सी। चलिए देखिए, कहीं लिख दीजिए, यहां पे सी लिख दीजिए, इसके और इसके बीच में पड़ना चाहिए बस। चलिए हम यहां पे सी लिख दिए, ये हमारा पहला दिया गया है। अब देखिए सेकंड में क्या दिया है, ये हमारा सी है। फिर एक और क्वेश्चन दिया है, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं, यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये दोनों विरोधी क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें दिया गया है कि ए और बी के बीच में सी है, ध्यान रखिए। इसमें दिया है ए और बिंदु बी दिया गया है और तीसरा बिंदु सी इसके बीच में है। और इसमें क्या लिखा है, इसको देखिए,
कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वह एक रेखाखंड पर स्थित नहीं है। अब समझिए, ये तीनों बिंदु ए बी और सी, अगर सी ए और बी के बीच में पड़ेगा तो ये तीनों एक ही रेखा पर पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर सी बिंदु ए और बी के बीच में पड़ रहा है तो ये तीनों एक ही सीध में पड़ेंगे, यानी एक ही रेखा में पड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला है। सेकंड में यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वह एक रेखाखंड पर स्थित नहीं है। इसमें कह रहा है बिंदु तो 3 है लेकिन वह एक रेखा पर नहीं है, यानी कि एक सीध में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन उल्टा, एक दूसरे का उल्टा है। ध्यान रखिएगा, इसमें बोला है कि ए और बी के बीच में सी है, जब बीच में पड़ेगा तो एक ही रेखा पर पड़ेगा, एकदम सीध में। ये देखिए, और इसमें बोला है कि एक सीध में स्थित नहीं है। चलिए देखिए, दोनों का मतलब आप लोग क्या हुआ समझ गए। इसमें दूसरे में बोला है एक सीध में नहीं है, यानी कोई यहां कोई यहां कोई यहां, कहीं भी होगा, बिंदु अलग अलग है, एक सीध में नहीं है, एक रेखा पर नहीं है। चलिए अब देखिए, ये तो हम आप लोग को बता दिए क्वेश्चन। पहले में बोला था ए इसके सीध में सी था, इसके सीध में बी था, सी जो था ए और बी के बीच में था, और इसमें अलग अलग बोला है, कोई बिंदु यहां कोई यहां कोई यहां, कहीं रहेगा। फिर क्वेश्चन हमसे पूछे क्या है, क्वेश्चन है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। यस, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, कोई अपरिभाषित शब्द है। ध्यान दीजिए, पहले हमसे इतना पूछे हैं क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। हाँ, देखिए क्या है, इसमें बिंदु का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, दो भिन्न बिंदु एक ही रेखा दिए हुए हैं, एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। इसमें कहीं भी रेखा का नाम नहीं लिया गया है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी रेखा का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ बिंदु का वर्णन किया गया है। और इसमें देखिए कम से कम 3 बिंदु विद्यमान हैं, बिंदु का नाम इसमें भी है, लेकिन वह एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। ध्यान रखिए, वह एक रेखा पर स्थित नहीं है, यानी कि इसमें पूछे हैं क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। रेखा और बिंदु अपरिभाषित शब्द है। ध्यान दीजिए, हाँ, रेखा और बिंदु अपरिभाषित है। इसमें बिंदु का वर्णन, इसमें रेखा का वर्णन, यानी बिंदु और रेखा क्या है आपके अपरिभाषित शब्द हैं। फिर इसी क्वेश्चन में आगे और कुछ दिया गया है, शब्द है के बाद में। ध्यान रखिएगा, इतने क्वेश्चन का मतलब हो गया हाँ, रेखा और बिंदु अपरिभाषित शब्द हैं। फिर आगे इसी क्वेश्चन में और दिया गया है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। ध्यान दीजिए, पहले का उत्तर आप लोग को हम बता दिए, यहां से यहां तक जो लिखा है इसका उत्तर ये होगा। अब क्वेश्चन में और आगे लिखा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। ध्यान दीजिए, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी का मतलब होता है
कि क्या ये अभिधारणाएं एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं। आप लोग देखिए, ये दोनों अभिधारणाएं एक दूसरे का विरोध करती हैं। विरोध का मतलब हुआ अपोजिट। इसमें बता रहा है कि बिंदु सी दोनों बिंदुओं के बीच में है, यानी एक सीधी रेखा में है, और इसमें बता रहा है दूसरे वाले पॉइंट में कि एक सीध में स्थित नहीं है। इसमें सीध में पड़ेगा, इसमें सीध में नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, कहां गया क्वेश्चन, ये क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी का मतलब होता है विरोध नहीं करती हैं। अब आप लोग बताइए, ये दोनों विरोध करती हैं कि नहीं करती हैं। ये दोनों विरोध करती हैं एक दूसरे का, ये अपोजिट एक दूसरे का है। इसमें कुछ दूसरा कह रहा है, इसमें कुछ दूसरा कह रहा है, इसी का उल्टा इसमें कह रहा है, इसका उल्टा इसमें कह रहा है। यानी ये अविरोधी नहीं है, ये विरोधी हैं। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछे है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, तो आप लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा अविरोधी नहीं है। अविरोधी नहीं है। ध्यान दीजिए, ये अभिधारणाएं अविरोधी नहीं है। अगर अविरोधी नहीं है तो इसका मतलब हुआ विरोधी है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि ये आपका मित्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लिया कह दिया जाए कि ये आपका मित्र नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि वो आपका दुश्मन है या विरोधी है आपका। तो अविरोधी नहीं है, अविरोधी नहीं है का मतलब हुआ कि विरोधी है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। हमसे बोले थे क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, तो हम उत्तर देंगे अविरोधी नहीं है। ये हो गया। फिर और आगे क्या पूछे हैं, इसमें क्वेश्चन में और आगे लिखा है अभी, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा, यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं। आप लोग को पिछली क्लास में हम बताए थे 5 अभिधारणाएं। पहला, एक पॉइंट को लेके इतनी रेखाएं खींच सकते हैं इस पॉइंट से। दूसरा, एक शांत रेखा को लेके इस शांत रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं, ये है, ध्यान रखिएगा, शांत रेखा को है। तीसरी अभिधारणा है वृत्त की त्रिज्या से संबंधित, ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्या से संबंधित है। चौथी अभिधारणा है समकोण त्रिभुज से संबंधित, अगर 2 कोण समकोण है तो ये आपस में बराबर होंगे, ये है। और चौथी अभिधारणा थी, सॉरी 1 2 3 4 4 हो गया। 5वीं अभिधारणा थी प्रतिच्छेदी बिंदुओं से। ये यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं, लेकिन ये जो दिया गया है ये यूक्लिड की अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, नहीं। ध्यान दीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों का उत्तर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। पहला था क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। रेखा और कोण, सॉरी रेखा और बिंदु अपरिभाषित है। यहां तक क्वेश्चन जो दिया है इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, रेखा और बिंदु अपरिभाषित है। फिर क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, तो आप लोग लिखेंगे अविरोधी नहीं है। अविरोधी नहीं का मतलब हुआ विरोधी है, ये दोनों आपस में विरोधी धारणाएं हैं, फर्स्ट सेकंड। फिर क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, नहीं।
इसमें यूक्लिड की अभिधारणा का प्रयोग नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं हो रही है, तो हो जाएगा नहीं। चलिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ जटिल क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा, चलिए देखिए, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि सी ऐसा स्थित है कि, अब देखिए आगे दिया गया है AC बराबर BC, AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करो कि AC बराबर 1/2 AB, AC बराबर 1/2 AB। देखिए, हमको यही सिद्ध करना है, AC बराबर 1/2 AB, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। चलिए बच्चों, देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच, चलिए देखते हैं, सॉरी, A और B दो बिंदु हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु B, इनके बीच एक बिंदु C स्थित है, इसके बीच में एक बिंदु क्या है, C है। C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, देखिए A B हो गया, C लिख दीजिए। अब देखिए, AC बराबर BC कब होगा, जब हमारा ये बिंदु एकदम बीचों बीच में स्थित होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये बिंदु बीचों बीच में स्थित होगा तो जितनी दूरी इधर उतनी इधर, तभी तो बराबर होगा दोनों। AC यानी यहां से यहां तक बराबर BC यहां से यहां तक, यानी कि ये हमारा जो बिंदु C है ये इसके और दोनों के बीचों बीच में स्थित है। ये जैसे आप लोग तराजू देखे हैं ना, तराजू, अब तो आ गया है डिजिटल तराजू, ध्यान दीजिएगा। अब तो माप तौल के लिए डिजिटल कांटे का प्रयोग करते हैं, नहीं तो जो पहला तराजू था जो हाथ से पकड़ते थे तराजू, उसका देखिए जहां से पकड़ते थे वो एकदम बीचों बीच में होता था। उसी तरह से देखिए, ये हमारा, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच बिंदु C ऐसा स्थित है, A और B के बीच में C स्थित हो गया, AC बराबर BC बन रहा है, जितना दूरी इधर उतना दूरी इधर, AC और BC बराबर कब होगा, जब ये बीचों बीच में पड़ेगा। अब चलिए जो हमको सिद्ध करना है उस पे आते हैं। हमें दिया है AC बराबर BC, ये हम लोगों को दिया गया है, ये हम लोगों को क्या है, दिया है, और लाना हम लोगों को सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। चलिए देखते हैं, आप लोग एक काम करिए, दोनों पक्षों में AC जोड़ दीजिए। देखिए, दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर एक चीज ध्यान दीजिए, किसी भी समीकरण के
या गणित में कहीं भी, आप लोग ध्यान रखिए, कहीं भी गणित में कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या गुणा कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। बस कंडीशन यही होती है कि जो काम कीजिएगा दोनों पक्ष में कीजिएगा। ध्यान रखिए, कभी भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या अपना काम बनाने के लिए किसी भी संख्या से जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि जो काम करेंगे वो दोनों पक्ष में करेंगे। जैसे लिख दिया जाए x बराबर 2x, इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या से कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए चाहे गुणा करिए चाहे भाग करिए, जो मर्जी। अगर हम मान लीजिए 5 से भाग देना है, यहाँ भी बटा 5 कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। या मान लीजिए x लिखा, यहाँ पे +3 जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटाव गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा जो काम करेंगे वो पूरे में करेंगे, यानी दोनों पक्ष में करेंगे, केवल एक पक्ष में नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा गलत माना जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए AC दोनों पक्ष में जोड़ दिया जाए। AC पहले से लिखा है प्लस एक AC और हो गया बराबर BC पहले से लिखा था, AC जोड़ दिया मैंने। चलिए देखिए AC प्लस, इसको लिख दीजिए AC प्लस AC 2AC बराबर, इसको आगे पीछे कर दीजिए AC प्लस BC 2AC बराबर AC प्लस BC। देखिए AC यहां से यहां तक और BC यहां से यहां तक, AC और प्लस BC, यानी AC प्लस BC पूरे को जोड़ के हम डायरेक्ट AB लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, आप लोग क्वेश्चन समझिए, AC और BC को जोड़ के तभी तो AB बना है पूरा। भाई देखिए AC और प्लस BC, इसको दोनों को जोड़ के तभी तो हमारा पूरा AB आया है। ये वाला छोटा वाला और ये वाला दोनों पार्ट जोड़ा तभी तो हमारा पूरा AB बना। तो AC और प्लस BC के स्थान पे AB लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोगों को लाना है AC बराबर 1/2 AB। तो जब हम यहां से AC का मान ज्ञात करेंगे तो ये दो इसके गुणे में है, ये इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AB बटा 2। ये दो यहां गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो। अब देखिए यहां पे 1 छुपा ही है, आगे तो गुणा में हर जगह 1 छुपा होता है। तो बस हमारा काम बन गया, हो गया हमारा AC बराबर हो गया 1/2 AB। यही हम लोगों को लाना था, ध्यान दीजिए, यही तो हम लोगों को सॉल्व करना था। AC बराबर 1/2 AB, यही तो लाना था। एक AB बटा 2 आ गया, एक गुणा में सभी के सामने छुपा होता है, गुणे में एक किसी भी संख्या के साथ कर सकते हैं। तो 1/2 AB, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यानी हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। चलिए बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा हो गया, पांचवा देखिए। चलिए देखिए हमारा पांचवा, जल्दी से देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा दिया गया है प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। जो क्वेश्चन 4 अभी लिखे थे, क्वेश्चन 4 में देखिए, प्रश्न पढ़ रहे हैं आप लोग, सुनिए। प्रश्न 4 में अभी जो सॉल्व किए, C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। C जो था वो AB का क्या था, मध्य बिंदु था, यानी बीचों बीच में था, कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का
केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हाँ, इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, लिख दीजिए। हाँ, एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसमें क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। आपसे बोले हैं जो पिछला क्वेश्चन था, सी जो था वो ए बी का मध्य बिंदु था। हाँ, ये सही बात है, मध्य बिंदु था। फिर क्वेश्चन में बोले हैं किसी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हाँ, सत्य है, यह सही है, किसी भी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। भाई इस रेखाखंड का, मान लीजिए कोई रेखाखंड है, इसका बीचों बीच केवल एक ही तो होगा, केवल यही कोई बिंदु होगा, चाहे जो होगा यही तो होगा। या इस रेखाखंड का केवल बीचों बीच एक ही बिंदु तो होगा। इसमें सिद्ध क्या करना है, आप लोग लिख दीजिएगा। हाँ, एक रेखाखंड का केवल एक ही बिंदु होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, एक रेखाखंड का केवल एक ही बिंदु होता है, एक ही मध्य बिंदु होता है। कोई भी रेखाखंड होगा उसका बीचों बीच सिर्फ एक ही होगा, उसका मध्य बिंदु सिर्फ एक ही होगा। चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां था। 5वां आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे। फिर छठा क्वेश्चन, छठवें में निम्न आकृतियों की विमाएं ज्ञात कीजिए। निम्न आकृतियों की विमाएं ज्ञात करो। चलिए देखिए, विमाएं आप लोग जानते हैं, विमा, विमा का मतलब डायमेंशन। ध्यान दीजिए, विमा क्या होता है। पहला दिया है ठोस, ठोस। दूसरा दिया है पृष्ठ। तीसरा दिया है बिंदु। और चौथा दिया है रेखा। चलिए देखिए, अब समझिए विमा। विमा का मतलब होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान दीजिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई विमा पूछा है। अब पहला दिया है ठोस। कोई भी ठोस होगा तो उसमें 3 विमाएं होंगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगा, ऊंचाई होगी। ठोस में कितनी विमाएं होती हैं, 3 विमाएं। जैसे देखिए, ये देखिए, ये हमारा डस्टर, इसमें 3 विमाएं, लंबाई, ये देखिए लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई इसकी। देखिए कितना ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी ठोस में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें कितनी विमा, 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान दीजिए, डायमेंशन मतलब बीमा। आप लोग सुने होंगे 3D, 2D, 3D। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग सुने होंगे कंप्यूटर वगैरह भाषा में 2D, 3D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, इसको 2D बोलते हैं। 3D का मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये हमारा 3D होता है। 2D और 3D, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो ठोस में 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 3 विमा, त्रिविमीय होते हैं। त्रिविमीय कोई आकृति बनाए, कोई चित्र बनाए त्रिविमीय। आप लोग माचिस देखे हैं, माचिस,
माचिस में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। अपना घर देख लीजिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। या फिर अपनी किताब देख लीजिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी, यानी ऊंचाई का मतलब मोटाई, इतनी मोटी किताब होती है। किताब भी त्रिविमीय होती है। या फिर देखिए, जैसे आप लोग लूडो वाली गोटी देखे होंगे, ऐसे ही तो होती है जो आप लोग लूडो खेलते हैं। देखिए, आप लोग लूडो खेलते होंगे या खेले होंगे, तो उसकी जो गोटी होती है उसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट होते हैं। ध्यान दीजिए, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ये हमारा है त्रिविमीय, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यानी ठोस में कितनी विमाएं? 3 विमा। दूसरा पृष्ठ, पृष्ठ में केवल 2 विमा होती है। कोई भी पृष्ठ 2 विमा, लंबाई और चौड़ाई। इसमें कितनी विमा होगी? 2 होगी। ध्यान दीजिएगा, ठोस में 3 विमाएं, पृष्ठ में 2 विमाएं। पृष्ठ देखिए, जैसे ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बोर्ड, इसमें कितनी विमाएं? 2, लंबाई और चौड़ाई। इस पृष्ठ में सिर्फ 2 विमाएं, लंबाई और चौड़ाई। तीसरा बिंदु, बिंदु, इसमें कोई विमा नहीं होती है, न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई। यानी इसमें शून्य, इसमें शून्य विमा, इसमें कोई विमा नहीं, शून्य। बिंदु में कोई विमा नहीं होती है, यानी कि शून्य विमा। हमसे विमाएं ज्ञात करना है शून्य। और रेखा, रेखा में केवल 1 विमा, लंबाई, इसमें केवल लंबाई होती है, 1 विमा। ध्यान दीजिए, ठोस में 3 विमाएं, पृष्ठ में 2 विमाएं, यानी देखिए ये पृष्ठ है समतल, लंबाई और चौड़ाई, बस 2 विमा। बिंदु में कोई विमा नहीं होती, देखिए केवल 1 बिंदु ही तो है, इसमें कौन सी विमा? कोई विमा नहीं, शून्य। और रेखा में सिर्फ 1 विमा होती है, यानी लंबाई, इसमें चौड़ाई भी नहीं होती है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग आज पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोग पढ़ चुके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।